नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी माय सॉलिटेयर। उफ़ो, सुने दीजिए ना चाचा। मम्मी देखो चाचा को। चाचा भी कहाँ मानने वाले थे। कमरे का पंखा तो वो पहले ही बंद कर चुके थे, अब मेरा हाथ पकड़कर खींच रहे थे। आ जाना छाया, बस 5 मिनट के लिए, बहुत पहुँचे हुए संत हैं। उफ़ो चाचा, कितना तंग करते हैं आप। और आधी जागी आधी सोती रोती बिसूरती मुझको चाचा खींचकर ड्राइंग रूम में ले आए थे। वहाँ का नज़ारा आज फिर अलग था। केसरिया से कपड़ों में एक ज्योतिषी महोदय विराजमान थे। रसोई से ड्राइंग रूम तक स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैली थी। छोटी चाची, बड़े पापा, ताई जी, बड़ी बुआ सब इधर उधर उन्हीं की सेवा टहल में लगे थे। मेरी निगाहें सबसे पहले उस नाश्ते पर गई जो वो उड़ाए जा रहे थे। बस इन्हीं बातों पर गुस्सा आता है मुझे। कोई जरा भी इम्पोर्टेंट टाइप का कैरेक्टर आ जाए तो ये लोग बस बिछ जाते हैं उसके आगे। चाचा ने मुझे उनके सामने बैठाकर मेरी हथेली उनके आगे फैला दी। स्वामी जी, इसका भी देख लीजिए, सब अच्छा है ना। ज्योतिषी महोदय ने, जो आधा समोसा मुंह में भरे हुए थे और आधा हाथ में पकड़े थे, सर हिलाते हुए दूसरे हाथ से थोड़ा रुकने का इशारा किया। पूरा समोसा और 2-4 और जलेबियां पेट में डालने के बाद बोले, हाँ बिटिया, लाओ दिखाओ तो। एक नज़र मेरे हाथ पर डालकर ग्रीवा हिलाते हुए बोले, हाँ सब बढ़िया है। और बस बात खत्म। अरे बस यही सुनने के लिए चाचा मुझे सोते से जगा लाए थे। चाचा मेरे मन की बात समझ गए थे, जानते थे कि यह मुंहफट लड़की अभी जरूर कुछ बोल देगी। बोले, पंडित जी थोड़ा और कुछ बता दीजिए, विवाह वगैरह सब अच्छा होगा ना। पंडित जी ने आश्वासन दिया, हाँ हाँ सब बढ़िया रहेगा। ये कन्या 16 वर्ष की आयु के पश्चात जो चाहेगी वो पाएगी। अब तक मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। मैं थोड़ा रूखे स्वर में बोली, अरे पंडित जी, यह बताइए मुझे कभी सॉलिटर मिलेगा या नहीं। हैं का बिटिया। पंडित जी ना समझी के स्वर में बोले, हीरा बड़ा वाला, मतलब बिना कटा वाला, वो कभी मुझे मिलेगा या नहीं। मैंने उन्हें समझाया, हाँ हाँ बिटिया, जो चाहोगी सो मिलेगा। पंडित जी अभी अभी आई अदरक वाली चाय की जोरदार खुशबू से अधीर हुए जा रहे थे, सो उन्होंने तपाक से अपना गिलास उठाकर सुड़प सुड़प कर पीना शुरू कर दिया। मौका देखकर मैं धीरे से वहां से खिसक ली थी। अब ये तो पंडित जी ने कंफ्यूज कर दिया था। साफ साफ तो जवाब दिया ही नहीं था कि कभी सॉलिटर मिलेगा या नहीं। जब से केमिस्ट्री के क्लास में डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसके बाद विभा मैम के साथ केमिस्ट्री लैब में डायमंड की बातें हुई थी, तभी से हमारे दिलो दिमाग पर सॉलिटेयर छा गया था। महंगा होता होगा ना मैम, मैंने उतावली से पूछा था। विभा मैम हम सब सहेलियों की फेवरेट थी। मौका मिलते ही हम सब उन्हें केमिस्ट्री लैब में घेर लेती थी और वो भी अपने इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाते और पीते पीते जैसे हमारी सहेली ही बन जाती थी। हाँ बहुत महंगा, तभी तो इसको साधारण लोग नहीं ले पाते। आमतौर पर सिर्फ रानी, महारानियाँ या बड़ी बड़ी हीरोइनें ही पहनती हैं। और बस तभी से अपना तो दिल ही आ गया था इस सॉलिटेयर नाम के हीरे पर, और वह भी तनिष्क के सॉलिटेयर। सहेलियाँ मेरे खूबसूरत हाथों की तारीफ करते नहीं थकती थी। लंबी पतली गुलाबी लैला की जैसी उंगलियां, जिनके सिरों पर थे कोनिकल गोलाई में तराशे हुए नाखून, जिन पर मैं हमेशा करीने से लगाकर रखती थी फ्रॉस्टेड बेबी पिंक नेल पेंट। अब अगर कुछ कमी थी तो बस मेरी अनामिका में एक सॉलिटेयर जड़ी अंगूठी की। किसी देश पर आए संकट के समय जितना सीरियस टोन में रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को सलाह देते होंगे, उतनी ही सीरियस टोन में मेरी खास सहेली आशिका ने कहा था, छाया आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट गेट अ सॉलिटेयर। तेरे हाथों का लुक खराब हो रहा है यार। चने के झाड़ पर चढ़ चुकी थी मैं। अब इतना तो बिना पूछे ही पता था कि अभी तो किसी से इसके लिए फरमाइश भी नहीं की जा सकती। घर में बुरी तरह से मजाक बनाया जाएगा। फिर नकली अंगूठी पहनने का तो सवाल ही नहीं था। समय की धारा अपने प्रवाह से बहती रही। हम सभी भाई बहन अपनी अपनी घर गृहस्थी में सुखी थे। मैं भी अपने ससुराल में खुश थी। भरा पूरा परिवार था और सभी ने बड़े प्यार से अपनाया था मुझे। पतिदेव थे पूरे भोलेनाथ, सक्षम, पारंगत और निपुण, फिर भी पूर्णतः निश्चल और निष्कपट। जरूरत के समय असल काम कर जाना, पर दिखावे से कोसों दूर रहना। मेरी हर मुश्किल में देवदूत की तरह हाजिर हो जाते थे, पर प्रेम पगे डायलॉग्स बोलने में सर्वथा असमर्थ। परंतु अपनी बुद्धिमानी से मुझे कई बार बेवकूफ़ियाँ करने से बचा ले जाते थे ये। इनके सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व पर बलिहारी थी मैं। अभी उसी दिन मेरे फूफा जी के दूर के भाई किसी काम से दिल्ली आए थे। हमसे मिलने घर भी आए। आज स्वीकार करती हूँ, उनकी दीनहीन दशा देख मुझे थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। क्या सोचेंगे मेरे ससुराल वाले। मैंने चाय के साथ बिस्किट्स और नमकीन लगवा दिया था। ये जब ऑफिस से आए तो दोनों का परिचय हुआ। इन्होंने फूफा जी से बहुत ही आदर और प्रेम से बात की। सांझ ढलने को थी, पर मैंने उन्हें रात के खाने के लिए नहीं रोका। ये शायद सब कुछ समझ चुके थे। बीच में उठकर अंदर आए और दरअसल में मुझसे बोले, उनको बोलिए कि खाना खाकर जाएंगे, वैसे ही खाना लगवाइए जैसे सबके लिए लगता है। ये भी ना, ऐसे तो इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहता था, पर जब मैं कुछ गड़बड़ करूं तो उसी समय इनका स्वामी रूप तुरंत प्रकट हो जाता था।
इन्होंने मम्मी जी पापा जी के कमरे में जाकर उनको भी बाहर आकर साथ में खाना खाने के लिए बोला। फिर फूफा जी को स्वयं अपने हाथों से परोसकर खाना खिलाया। वैसे इनकी इसी तरह की हरकतों पर मैं मन ही मन न्यौछावर हो जाती थी। इस तरह से मेरी गृहस्थी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अगर वह एक घटना न घटी होती। हर दिल अजीज फेसबुक ने मुझे मेरे बचपन की प्यारी सहेली आशिका से मिलवा दिया था। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। संयोग से वह भी इसी शहर में थी। हम मिलने का भी प्लान बना रहे थे। इसी बीच छोटे देवर का जन्मदिन आया तो मैंने आशिका और उसके पतिदेव को भी आने का निमंत्रण दे दिया था। घर भर की फरमाइश पर चैट पार्टी का प्रोग्राम बन गया था। यह तय हुआ कि गोलगप्पों के अलावा सब कुछ घर का ही बना हुआ होगा। दिन भर खूब उत्साह से मैं चीज़ें पकाने और घर को सजाने में लगी रही थी। शाम को घर का माहौल देखने लायक था। पूरा ड्राइंग रूम ही जैसे चाट की दुकान बन गया था। कोई दोनों में गोलगप्पे खिलाने में व्यस्त था तो कोई दही बड़े परोस रहा था। ननद और देवरानी भी लोगों की फरमाइश के अनुसार मटर की टिक्की तो कभी आलू टिक्की के दोने तैयार कर रही थी। चांदी का वर्क लगी सजी हुई खीर के मिट्टी के सकोरे मम्मी जी की कस्टडी में थे। वह जांच पड़ताल पर ही सबको दे रही थी। मैं राज कचौरी और दही चटनी के बताशों के दोने बना रही थी। एक और बड़ी भांजी पानी के गोलगप्पे खिला रही थी तो छोटी मूंग दाल के लड्डू दे रही थी। मेरे बड़े बेटे की ड्यूटी सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाने की थी और छोटू को तो सिर्फ खाने से ही मतलब था। उस दिन गिनती करना मना था कि किसने कितने दोने खाए। सब मुझे भी खाने को बोल रहे थे पर मुझे सबको खिलाने में ही अधिक मज़ा आ रहा था। तरह तरह के डिशेस को बड़ी स्टाइलिश क्रॉकरी में सजाकर सबको प्रेम से मनुहार कर करके खिलाना मेरे कई शौकों में से एक था। मेरे मुंह में कभी प्यार से कोई देवर गोलगप्पा रख देता तो कभी ननद अपने दोने से टिक्की का एक चम्मच मेरे मुंह में डाल देती तो कभी भांजा पापड़ी का टुकड़ा मेरे मुंह में डालते हुए बगल से निकल जाता। मेरा ध्यान गया कि आशिका इन सब चीज़ों को बहुत अधिक ही ध्यान से देख रही है। मैंने इनकी पसंद के हिसाब से एक राज कचौरी बनाई। दही ज़्यादा, हरी चटनी कम, मीठी चटनी थोड़ी ज़्यादा, ऊपर बारीक सेब, थोड़ी बूंदी और सबसे ऊपर अनार के दाने और बिल्कुल जरा से चुकंदर के लच्छे। इनको दोना पकड़ाने गई तो देखकर खुश हो गए। मुस्कुराते हुए बोले, वाह बढ़िया है, तुम भी तो खा लो। इनके सिर्फ एक वाह में ही मेरी ढेरों तारीफें छुपी थी। मैं खुश हो गई थी। जानती थी इससे अधिक तारीफ करना इनके बस का ही नहीं था। खा पीकर सभी को जल्दी निकलना भी था। बाहर जा जाकर सबको विदा करते कराते 11 बजने को थे। अंदर आकर ड्राइंग रूम का नज़ारा देखा तो सिर चकरा गया। मम्मी जी अंदर आते हुए बोली, चलो तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, आपके पैरों का हाल वैसे ही बुरा हो रहा होगा। मैंने जिद करके उन्हें सोने के लिए भेज दिया। टेबल पर नज़र दौड़ाई। बड़े वाले टोकरे में सिर्फ 7-8 बताशे पड़े थे और मिट्टी के डोंगे में थोड़ी सी मीठी चटनी थी। दही खत्म हो चुका था। टूटी टूटी सी मटर की थोड़ी टिक्कियाँ रखी थी। मम्मी की बात याद आ गई कि जब सब पसंद से खा लें और खाना खत्म हो जाए तो समझो तुम्हारा खाना पकाना सफल हो गया। वह खाना नहीं, अमृत है। सोचा 2 पराठे सेक लेती हूँ और थोड़ी मटर की टिक्की और अचार तो है ही। फ्रिज से गुथा हुआ आटा निकाल लाई और गैस चलाकर तवा चढ़ा दिया। चकला रख लोई तोड़ी ही थी कि ये आ गए। गैस बंद करते हुए बोले, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, बस 2 पराठे बना रही हूँ। इन्होंने सबसे किनारे की ऊपर वाली कबर्ड खोली और उसमें छुपा कर रखा सामान, दही चटनी, आलू की और मटर की टिक्कियाँ, गोलगप्पे, उसका पानी, सब कुछ निकाला। मैं खुशी से बोली, अरे आपने ये सब कब? जवाब में इन्होंने एक गोलगप्पे में मटर और पानी भरकर मेरे मुंह में डाल दिया। फिर डाइनिंग टेबल पर सब सामान ला कर रखा और कुर्सी खींचकर मुझे बैठाते हुए बोले, खा लो, तब तक मैं यहाँ का हाल थोड़ा ठीक करता हूँ। मैं डाइनिंग रूम में बैठी खा रही थी और ये सोफे के नीचे से चॉकलेट के रैपर्स, इक्का दुक्का चाट के दोने, कांच के गिलास और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे थे। फिर लबालब भरा हुआ बिन लाइनर उठाकर बाहर फेंकने चले गए। मैं आश्चर्य से इनको देखे जा रही थी और सोच रही थी कि इनको आज हुआ क्या है। शाम को बेला भी घर जा चुकी थी और मुझे सच में मदद की जरूरत थी। मैंने ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की हालत थोड़ी ठीक करी। रसोई में आई तो देखा सारे मिट्टी के डोंगे ढक्कनों के सेट के साथ अलग, चाट की टोकरियां अलग, कांच के गिलास अलग, सब खंगाल खंगाल कर पानी भरकर करीने से सिंक के पास सजे थे। मैंने कहा, अरे आपने ये सब क्यों किया? सुबह बेलक के साथ सब हो जाता। ये बोले कि इतना बिखरा था, सुबह तुम लोग परेशान होते इसलिए सब ठीक से सेट कर दिया, अब मुश्किल नहीं होगी। मैं एक बार फिर अपने भाग्य को सराह उठी थी। कुछ दिनों बाद आशिका ने भी हम दोनों को अपने घर बुलाया। नियत समय पर हम उसके घर पहुंच गए थे। घर क्या था, आलीशान बंगला था। हम दोनों सहेलियां अपनी बातों में खोई थी और हम दोनों के पतिदेव कमरे के दूसरी तरफ गपशप में व्यस्त थे। आशिका की बातें मुझे असहज कर रही थी। तो इतने लोगों के साथ कैसे रहती है? अपने लिए तो तेरे पास टाइम ही नहीं होता होगा। मैंने कहा, नहीं यार, सबके साथ ही अच्छा लगता है। अचानक आशिका ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे तूने सॉलिटेयर अभी तक नहीं पहना? अरे यार, ये इतनी सारी अंगूठियों से अच्छी तो बस एक सॉलिटेयर की अंगूठी लगती। तो भूल गई क्या? ये देख
कहते उसने अपना बायां हाथ आगे किया। अनामिका में वाइट गोल्ड में जड़ा सॉलिटेयर दमक रहा था। फिर दम्भ भरी आवाज में बोली, मैंने तो भाई पहली डिलीवरी के समय ही नेक में मांग लिया था, आखिर बेटा दिया है यार। पहले ही कह दिया था कि बच्चे के मुंह तभी दिखाऊंगी जब सॉलिटेयर पहनाओगे। सच कहूँ तो उस समय शोभ और ईशा से मेरा अंतर मन तक सुलग उठा था। जो मेरा सपना था, जो चीज़ मैं डिजर्व करती थी, वो आशिका पा गई थी। बेटे तो मैंने भी दिए थे, पर इस तरह की कोई बात मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं थी। जले पर नमक तब और छिड़क गया था जब उसके पतिदेव अपनी बातें रोककर हमारी ओर मुखातिब हो गए और बड़ी ही शान से कहने लगे, भाई मैं तो इनका गुलाम हूँ। बेगम साहिबा की हर इच्छा तुरंत पूरी करनी पड़ती है मुझे, वरना खाना नहीं मिलता। और आशिका की एकदम भरी हंसी सुनाई दी थी। मैंने इनकी ओर देखा। ये उनकी ओर देखते हुए शालीनता से मुस्कुरा रहे थे। मेरे चेहरे की भाव भंगिमा को आशिका ने पढ़ लिया था। बात संभालते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब तेरा बर्थडे आ रहा है ना, तब मांग लेना भाई साहब से बस। फिर धीरे से मुझसे बोली, और जब तक सॉलिटेयर ना मिल जाए तब तक बात भी मत करना, इन लोगों को ऐसे ही रास्ते पर लाना पड़ता है। आशिका की सुलगाई चिंगारी अपना काम कर चुकी थी। रास्ते भर मेरा मूड ऑफ रहा। स्त्री सुलभ ईर्ष्या से मेरा सर्वांग सुलग रहा था। पूरे रास्ते इन पर दोषारोपण करती रही कि आपके घर के लिए, घर वालों के लिए मैंने सारी जिंदगी क्या कुछ नहीं किया, पर आप मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। एक सॉलिटरी तो चाहा मैंने। ये तक बोल दिया कि मेरी खूबसूरत लंबी पतली अंगुलियों के आगे उसकी मोटी काली फट्टी अंगुलियां कहीं ठहर भी नहीं थी। तभी मैंने देखा कि मेरी इस बात पर ये मुस्कुरा रहे हैं। बस ये तो जैसे आग में और घी पड़ गया। आवेश में छोटी छोटी बातों को तूल दे देकर ना जाने कौन कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ती गई। मेरी हर बात घर भर को स्वार्थी और स्वयं को महान और बलिदानी साबित कर रही थी। ये कुछ कहना चाह रहे थे, पर मैं कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। ये शांति से कार चलाते रहे। उस समय मुझ पर जैसे चंडी सवार हो गई थी। मैंने क्रोध में अल्टीमेटम दे दिया, अब तभी मुझसे बात करिएगा जब सॉलिटेयर लेकर आइएगा। तब इन्होंने कहा, अरे अपनी सहेली की सलाह पर मत जाओ, तुम दोनों में बहुत फ़र्क है, तुम्हारे ऊपर तो मुझे नाज है। मैंने कहा, आपको तो ये सूट ही कर रहा है, खर्च जो बचेगा, इसलिए ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। हताश होकर ये बोले, तो उमर साहब के बारे में कुछ पता भी है तुम्हें? मैं नहीं चाहता हूँ वो सब बातें तुम्हें बताऊँ, पर तुम समझ ही नहीं रही हो। अभी आपे में नहीं हो, बाद में बात करेंगे, कहकर ये गाड़ी खड़ी कर घर के अंदर चले गए। उस दिन हम दोनों में से किसी ने कोशिश नहीं की उस चुप्पी को तोड़ने की। मुझे उम्मीद थी कि अधिक देर तक मुझसे बोले बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि रूठना मनाना तो ये जानते ही नहीं थे। यह इनके स्वभाव में ही नहीं था तो मेरे स्वभाव में भी नहीं। पर ऐसा पहली बार हुआ था कि हमारे बीच 3-4 दिन तक अबोला रहा। मैं इतने तनाव को झेल नहीं पा रही थी। आशिका की अनामिका में दमकती सॉलिटेयर अंगूठी, इनका मुझसे बात ना करना, सब मिलकर मुझे बुरी तरह अवसादग्रस्त कर रहे थे। इन सबसे बढ़कर अपने ऊपर लाड प्यार की वर्षा करने वाले घर वालों के लिए मैंने जो भी गलत सलत बोला था, उसने मुझे स्वयं की नज़रों में गिरा दिया था। ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। मैं घबराकर मम्मी के घर चली आई। मम्मी पापा मेरा चेहरा देखते ही समझ गए कि कुछ बात है। दोपहर में खाने के बाद जब हम तीनों अकेले कमरे में मिले, तो पापा ने मुझे दुलारते हुए पूछा, क्या बात है? उनकी इस लाड़ भरी टोन को सुनते ही मैं उनसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते मैंने सब कुछ बता दिया। मम्मी का गुस्सा मुझ पर निकलने ही वाला था, पर मैंने देखा पापा ने उन्हें हाथ के इशारे से मना कर दिया। पापा कुछ बोले नहीं, बस मेरा सर सहलाते रहे। मैंने अपना यह डर भी स्वीकार किया कि कहीं इन्होंने मेरी कही हुई बातें घर वालों को बता दी तो, कहीं सब ने उसे सच मान लिया तो। शोक, तनाव और आत्मग्लानि से फिर मेरी हिचकियाँ बन गई थी। जब मैं शांत हुई तो पापा ने कहा, कहते हैं अगर अच्छा हीरा खरीदना है तो 4C पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट। अगर हीरे का कट सही नहीं होगा तो हीरा चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो, उसमें चमक नहीं होगी, वह फीका ही लगेगा। कलर से हीरे की शुद्धता की पहचान होती है। हाई क्वालिटी का हीरा बिल्कुल कलरलेस होता है, उसमें कोई रंग या पीलापन नहीं होता। जिस डायमंड में क्लैरिटी हो, यानी जिसमें दाग या छोटे छोटे निशान और अन्य कमियां ना हो, ऐसा डायमंड ही बेस्ट माना जाता है। और अंत में कैरेट से डायमंड के वजन का पता चलता है। हाई ग्रेड डायमंड को गलत कट दिया गया हो तो वह दिखेगा तो बड़ा, पर वजन नहीं होगा। फिर पापा चुप हो गए। बोले, तुझे कुछ समझ आ रहा है मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं चुपचाप उनकी ओर देखती रही, कोई जवाब नहीं दे पाई। पापा फिर बोले, जानती है छाया, तेरी शादी के लिए हमें एक से एक हाई ग्रेड डायमंड की तलाश थी। जब विष्णु भाई साहब ने अपने बड़े बेटे के लिए तेरे रिश्ते की बात की, तो हम लोगों ने देवेश में 4C परख कर ही शादी के लिए हाँ की थी। तभी मेरा मोबाइल घनघना उठा। इन्हीं का फ़ोन था। बोले, ऑफिस से चल दे आऊँ, सीधे वहीं आऊँगा। मम्मी उठकर रसोई में चली गई थी इनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम देखने। पापा इनके आने से पहले अपनी इवनिंग वॉक पूरी कर लेना चाहते थे, सो वो भी चल दिए। कमरे में मैं ही अकेले रह गई थी।
पापा की बातें मेरे मन मस्तिष्क में गूंज रही थी और जैसे कुहासे की एक एक परत छटती जा रही थी। मेरे स्मृति पटल पर कितने ही किस्से कौंध रहे थे। कैसे इनकी इतनी बड़ी कंपनी के ओनर को सिर्फ इन्हीं के सिग्नेचर पर भरोसा था, क्योंकि दूसरे सीनियर ऑफिसर्स के इशारे के बावजूद ये सही बात पर ही अडिग रहते थे। कैसे जब एक पार्टी इनके पीछे चुपचाप मेरे लिए हीरे जड़ा सोने का सेट दे गई थी और इन्होंने उसे वापस देकर उसकी जोरदार क्लास लगाई थी। कैसे अचानक आई विपदा के समय सबके मुंह से अनजाने में ही इनका नाम निकलता था। कैसे पूरे परिवार के आगे ढाल बनकर खड़े रहते थे। कितना दृढ़ ओजस्वी व्यक्तित्व था इनका। धीर गंभीर परंतु प्रसन्न हृदय, सरल परंतु बुद्धिमान। मेरे हीरे में चारों सी कूट कूट कर भरे थे। कमाल है, इतना बड़ा जीता जागता हीरा मेरी झोली में था और मैं एक निर्जीव हीरे के पीछे पड़ी थी। कैसी मूर्खा थी मैं। तभी इनकी आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। तुम यहाँ हो? मैं सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। पलट कर देखा, मेरा सॉलिटेयर अपनी मनमोहिनी मुस्कान के साथ मेरे सामने था। मैं अपने भाग्य पर इतरा उठी। इठला कर बोली, इतनी याद आ रही थी आपको मेरी? अब तुम यहाँ हो तो पिकअप करता हुआ ही तो घर जाऊँगा। मेरे हृदय में उठती अपार प्रेम तरंगों को इनके सीधे सपाट जवाब ने क्रूरता से विध्वस्त कर दिया था। मैंने अदृश्य हाथों से अपना सिर पीट लिया। हे मेरे भोलेनाथ, कभी तो इस तरह के मौक़ों का फ़ायदा उठा लिया कीजिए। वापसी में कार घर के बजाय बाजार की तरफ मुड़ने लगी तो मैंने पूछा, किधर जा रहे हैं हम? जवाब मिला, तनिष्क की तरफ। तुम्हारे लिए सॉलिटर लेना है? पहले से पता होता तो कैसे भी करके ले लेता। किस मिट्टी के बने थे ये? कोई नाराज़गी ही नहीं, चेहरे पर कोई तनाव या अवसाद का भाव नहीं। अरे नहीं चाहिए मुझे, मैं घबरा गई। क्यों? एक अंगूठी ले लेते हैं ना तुम्हारे लिए। इन्होंने गाड़ी रोकी नहीं। नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे। क्यों? इन्होंने जोर देकर पूछा। क्योंकि सॉलिटर है मेरे पास, बहुत बड़ा वाला। और मैंने गाड़ी वापस घर की ओर मुड़वा दी। उम्मीद है सुकून देने वाली ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।